Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you all will be fine and safe. Dear students, today this is your third lecture of social studies and I am going to teach you chapter number 3 today. Hope you do remember my name. I am Mrs. Bushra Jahangir Chopra, your social studies teacher. Dear students, the topic of our chapter number 3 is main agricultural products of the Muslim world. We will divide it into two parts or two lectures. Half will be covered in first lecture, means today, and the other half chapter with exercise will be covered in the next lecture. So keep your books in your hands, but keep them close until I ask you to open them. Do arrange your lead pencil and eraser. Hope you have done now. So let's start our topic, main agricultural products of the Muslim world. Before we read its main points, it would be very relevant to recall the definition of agriculture. What is agriculture? ज़रात जिसको कहते हैं, आपने पहले भी ये पढ़ा हुआ है in your previous class. Let me remind you the definition of agriculture. It is the science or practice of farming, including cultivation of the soil for the growing of crops and the rearing of animals to provide food, wool and other products. अब ज़रात का शोबा क्या है? ये एक ऐसी साइंस है या एक ऐसा काम है जिसमें हम फसलों को, ज़मीन को ज़रहेज़ करके फ़सलों की काश्त करते हैं, फसलें उगाते हैं और उसके साथ साथ हम मुख्तलिफ़ जानवरों को भी पालते हैं ताकि हम उनसे खुराक, ऊन और बहुत सारी और चीज़ें या प्रोडक्ट्स हासिल कर सकें. इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज़ अ साइंस और आर्ट और ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन क्या होता है? ये पेशा है. कंसर्न विद कल्टिवेटिंग लैंड, जिसका ताल्लुक किससे है? ज़मीन को काश्त करने से. रेजिंग क्रॉप्स, फसलें उगाने से. एंड फीडिंग, ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक. और इसके साथ साथ क्या है? लाइफ स्टॉक यानी कि जानवरों को पालना, उनको बड़ा करना, उनकी खुराक का इंतज़ाम करना, ये सब क्या है? फार्मिंग या एग्रीकल्चर के ज़ुमरे में आता है. द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री. फार्मिंग एक्चुअली is a form of agriculture. It is a part of agriculture in which we produce crops, we get livestock, keep them and get poultry. Now if we discuss about the main occupation of Muslim world, it is also एग्रीकल्चर. अब जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनमें भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के शोबे से मुंसलिक हैं. नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर या ज़राअत की अहमियत क्या है, क्यों ज़्यादातर जो मुस्लिम ममालिक हैं इनके ज़्यादातर लोग इसके साथ मुंसलिक हैं. एग्रीकल्चर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द लाइफ ऑफ एन इकोनॉमी. किसी भी मुल्क की मईशियत, इकोनॉमी क्या होता है? मईशियत. अब किसी भी मुल्क की मईशियत में बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारा ज़राअत का शोबा या एग्रीकल्चर. इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमिक सिस्टम. बैकबोन किसको कहते हैं? रीढ़ की हड्डी, यानी जिसके बगैर हम खड़े नहीं हो सकते. तो क्या है? हमारा जो माशी निज़ाम है उसमें ये रीढ़ की हड्डी का काम करता है. एग्रीकल्चर नॉट ओनली प्रोवाइड्स फूड एंड रॉ मटेरियल बट आल्सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन. अब इससे क्या होता है? ना सिर्फ हमें रॉ मटेरियल मिलता है, हमें खुराक मिलती है ज़राअत के शोबे से, बल्कि
इसके ज़रिए से बहुत सारे आबादी को, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौके मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट के यानी रोज़गार के मौके मिलते हैं। अब अगर हम अपने मुल्क की बात करें, आवर कंट्री पाकिस्तान, तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चरल सेंसस 2010 आर 64% ऑफ पॉपुलेशन रिजाइड्स इन रूरल एरियाज। रिजाइड्स यानी रहते हैं, हमारे 64% अफराद जो हैं, पाकिस्तान की आबादी का 64% हिस्सा जो है वो देहातों में रहता है। एंड अर्न्स इट्स लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। और क्या करते हैं कि ये अपनी बराह रास्त या बिलवास्ता तरीके से या इनडायरेक्टली अपनी अर्निंग यानी अपने रोज़गार के मौके या अपना पैसा जो है वो इसी शोबे से हासिल करते हैं, जैसा कि क्रॉप कल्टीवेशन हो गया यानी फसलों की काश्त हो गई। नाउ वी विल सी द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मुस्लिम जो ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में इनका हिस्सा है, और उनमें से मेन जो हैं वो चंद एक जो हैं हम डिस्कस करेंगे, जो कि नंबर 1 इज़ वूल, कॉटन, शुगर, रबर, टी, कॉफ़ी, कोको, व्हीट एंड राइस। अब इनमें से जो फर्स्ट 4 हैं उनको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर हम उसकी बुक रीडिंग भी करेंगे, एंड द रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ वूल। वूल, जिसको आप ऊन भी कहते हैं, it is earliest known textile and comes from sheep, goat, camel and other animals। अब इसको बहुत पुराने ज़माने से टेक्सटाइल का एक हिस्सा समझा जाता है। यह पुराने ज़माने की टेक्सटाइल इसी के नाम से चलती थी, वूल के नाम से। और ये कहाँ से हासिल की जाती थी? ज़्यादातर भेड़ों से, बकरियों से, ऊँट से और कुछ और जानवरों से भी ये ली जाती थी। वूल कर्ल्स नेचुरली हैज़ ग्रेट रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? लचक। सो दैट अब क्या है, जो ऊन के जो कर्ल्स होते हैं यानी उनके जो गुच्छे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा लचक पाई जाती है। दैट इट रिटेन्स इट्स शेप एंड इलास्टिसिटी। और यही वजह है कि ये अपनी शक्ल को अपनी लचक की वजह से वापस हासिल कर लेते हैं। रीटेन होता है रीगेन, दोबारा हासिल कर लेना। इट आल्सो एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर अनलाइक मोस्ट सिंथेटिक फैब्रिक्स सच एज नाइलॉन। और इसकी एक और अहम खूबी क्या है कि ये जो है ये अपने अंदर मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मॉइस्चर क्या है? नमी। अपने अंदर नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये जज़ब कर लेते हैं, जो कि बाकी जो सिंथेटिक फैब्रिक्स हैं जैसे कि नाइलॉन है वो नहीं कर पाते। अनलाइक यानी कि उनकी तरह नहीं। वुलन गारमेंट्स हाउएवर नीड मच मोर केयर दैन दोज ऑफ कॉटन, सिल्क और सिंथेटिक्स। अब जो ऊन के बने हुए कपड़े होते हैं या फैब्रिक्स होता है उसके लिए थोड़ी सी केयर हमें कॉटन फैब्रिक या सिल्क वगैरह से की निस्बत ज़्यादा करनी पड़ती है। Our second topic is कॉटन। कॉटन क्या है? इट इज़ द लीडिंग क्रॉप इन द वर्ल्ड। कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा लीडिंग क्रॉप्स में शामिल है, यानी ये बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। क्यों? इसकी वजह ये है, इट्स फैब्रिक इज़ चीप एंड समटाइम्स एक्सपेंसिव। कभी कभी ये सस्ता होता है लेकिन कुछ कंडीशंस में ये महंगा भी पाया जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस एक्चुअली क्या है? इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू वेयर इन हॉट क्लाइमेट्स बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स स्वेट ईजीली। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि गर्म इलाकों में ये बहुत पुरसकून कपड़ा होता है पहनने के लिए। जैसे कि हम लोग भी आजकल गर्मियों में ज़्यादातर कॉटन या लॉन फैब्रिक पहनते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये स्वेट यानी पसीने को बहुत अपने अंदर आसानी से जज़ब कर लेता है।
इट कैन बी बॉइल्ड इवन टू किल जर्म्स, और इसके अलावा कॉटन फैब्रिक जो है इसको हम अगर ज़्यादा तेज़ गर्म पानी में रखें या बॉयल भी कर लें तो ये इसके अंदर से जर्म्स किल किए जा सकते हैं, ख़त्म किए जा सकते हैं, और ये कपड़ा ख़राब नहीं होता। मुस्लिम कंट्रीज़ प्रोड्यूस अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन, और ये लीडिंग क्रॉप भी है, और इसमें हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो पूरी दुनिया में जितनी कॉटन फैब्रिक तैयार किया जाता है उसमें उसका 20% पार्ट जो है वो हमारे मुस्लिम कंट्रीज से जाता है। नाउ योर थर्ड टॉपिक इज शुगर। Sugar mills are generally located close to sugar cane growing regions, as delay between cutting and milling results in loss of sugar content. अब शुगर क्या है? चीनी आपको पता है, और चीनी कहाँ से हम हासिल करते हैं? गन्ने से। और यही वजह है कि जो शुगर मिल्स हैं वो आम तौर पर शुगर केन्स फील्ड्स के करीब, यानी जहाँ पर गन्ना उगाया जाता है उनके करीब इनको लगाया जाता है, ताकि गन्ने को काटने और फिर उसको माइलिंग यानी कि उसको मिलिंग वगैरह में पहुंचाने, फैक्ट्रीज तक पहुंचाने के दौरान शुगर केन जो है वो ख़राब ना हो और उसका जो रस है या जूस है वो ड्राई ना हो और उसमें डिले ना हो यानी ताख़ीर ना हो। Machines are being developed to cut, clean and load the cane so it can be taken directly to the mills. और ये क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम मशीन्स जो हैं वो इस तरह से बना ली गई हैं कि वो तेज़ी से गन्ने को काटती हैं, साफ़ करती हैं और फिर इनको लोड करती हैं डिफरेंट यू कैन से डिफरेंट व्हीकल्स, ट्रक्स वगैरह पे, ताकि वो मिल में डायरेक्टली पहुंचा दिया जाए। Sugar is extracted from freshly harvested sugar cane, resulting in raw sugar for later refining and in white sugar for general use. अब क्या है, एक्सट्रैक्ट होता है निकालना। जब गन्ने की काश्त को, गन्ने की फसल को काटा जाता है, हार्वेस्ट यानी कि काटा जाता है, तो फिर उसके नतीजे के तौर पर दो तरह की चीनी हासिल की जाती है, एक रॉ शुगर और एक वाइट शुगर, जो कि हम सफ़ेद चीनी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। अब ये शुगर मेकिंग प्रोसेस है क्या, इसको किस तरह से तैयार किया जाता है? इन लेस डेवलप्ड रीजन्स, अब वो इलाके या वो ममालिक जहाँ पर ज़्यादा तरक्की नहीं हुई अभी तक, यानी वहाँ पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल मशीन्स हैं वो नहीं मौजूद हैं, वहाँ पर हम चीनी जो है वो किस तरह से उन इलाकों में से हासिल करते हैं। द बॉइलिंग पैन्स टू प्रोसेस शुगर आर नियर द केन फील्ड्स, एज शुगर केन लॉसेस इट्स क्वालिटी वेरी क्विकली आफ्टर कटिंग एंड नीड्स टू बी प्रोसेस्ड एज सून एज पॉसिबल। तो जहाँ पर मशीन्स मौजूद नहीं है वहाँ पर बड़े बड़े बॉइलिंग पैन्स जो हैं, यानी कि बड़े बड़े बर्तन जिनमें बॉईल किया जाता है गन्ने के रस को, वो उन फील्ड्स के करीब, शुगर केन जहाँ पर लगाया गया है, गन्ना जहाँ उगाया जाता है, उनके करीब रखे जाते हैं ताकि उनको तेज़ी से गन्ने को काट के प्रोसेस किया जा सके। बिग ओपन शैलो पैन्स, शैलो होता है चौड़े खुले मुंह वाले, आर यूज्ड टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। वो बड़े बड़े इसलिए खुले बड़े पैन्स रखे जाते हैं ताकि उसमें से एवेपोरेट जल्दी हो सके, गन्ने का रस जो है उसके अंदर से पानी जितने % है वो जल्दी एवेपोरेट हो जाए या हवा में उड़ जाए। मोस्ट शुगर्स आर टेकन क्विकली टू फैक्ट्रीज वेयर दे आर अगेन बॉइल्ड डाउन, दैट पुट इन अ सेंट्रीफ्यूज विच एक्सट्रैक्ट्स मोलासेस। अब क्या है, जो ज़्यादातर क्या होता है, इनको जब वहाँ पर पैन्स में बॉईल किया जाता है तो उसके बाद जो क्रिस्टल्स या इसके जो नीचे रह जाता है गन्ने का रस, उसको तेज़ी से या जल्द अज जल्द उसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में पहुँचाया जाता है, जहाँ पर सेंट्रीफ्यूज होती है एक ऐसी मशीन जिसमें गन्ना और गन्ने का जो छिलका होता है, जिसको आप फोक कह सकते हैं, वो अलग किया जाता है। These are important byproducts used in the manufacture of ethanol, alcohol, table syrups, food flavoring, animal food and the manufacture of tobacco. अब ये जो उसका
छिलका होता है, गन्ने का रस अलग कर लिया जाता है। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसके अंदर से गन्ने का रस और गन्ने का छिलका अलग किया जाता है। अब वो जो गन्ने का रस है वो चीनी बनाने में इस्तेमाल हो जाता है, और जो गन्ने का छिलका होता है उसको और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक उससे इथानॉल या अल्कोहल या टेबल सिरप्स बनते हैं। फूड फ्लेवरिंग खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, जानवरों की खुराक बनाने में, और इसके साथ साथ तंबाकू की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। द क्रश्ड केन फ्रॉम विच शुगर हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड बगैस। अब बगैस क्या है? शुगर केन विच हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड, अब जो गन्ना जिससे जब गन्ने को क्रश किया जाता है तो उससे बगैस हासिल होता है, जिसको गन्ने का फोक कहा जाता है, यानी गन्ने का छिलका। एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड एज फ्यूल एंड एनिमल फॉडर। जब जानवरों की खुराक तैयार की जाती है तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है, और इसको एज ए फ्यूल यानी कि जलाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। द रॉ शुगर विच इज़ लेफ्ट आफ्टर द सेंट्रीफ्यूज process is dissolved, decolorized and made into various kinds of sugar. Brown sugar has been some molasses left in it. अब जो रॉ शुगर यहाँ से हासिल की जाती है सेंट्रीफ्यूज से, उसको फिर से प्रोसेस किया जाता है, और ताकि उसको पतला करके फिर उसमें डीकलराइज यानी उसका रंग उड़ाया जाता है, एंड मेड इनटू वेरियस काइंड्स ऑफ शुगर, और फिर उसको मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम किया जाता है, जिसमें से एक ब्राउन शुगर भी है। ब्राउन शुगर हैज़ सम मोलेसिस लेफ्ट इन इट। मोलेसिस कहते हैं गुड़ को, जो ब्राउन कलर का होता है, मीठा होता है गुड़। इसमें जो ब्राउन शुगर है वो एक्चुअली क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ मोलेसिस, या गुड़ की एक किस्म है, उसके अंदर वो मौजूद रहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रबर. It is made from the sap of number of trees that grow in a tropical forest. अब रबड़ जो है इसको कहाँ से हासिल किया जाता है? ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में दरख्तों की सैप कहते हैं छिलके को। Yes, now you will open your books. This is page number 10. Main agricultural products of the Muslim world. Keep your eyes on your book, please, and listen carefully. Agriculture is the main occupation of the majority of people living in the Muslim world. These countries produce a variety of agricultural products for their own use and also for export. अब क्या है, ज़राअत का शोबा जो है पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनमें मेन ऑक्यूपेशन के तौर पर लिया जाता है, यानी कि वहाँ पर पेशा जो है लोगों का, ज़्यादातर लोगों का, मेजॉरिटी का ज़राअत है। और ये कंट्रीज़ जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरी अजनास पैदा करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते हैं, और ना सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए इनको प्रोड्यूस करते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी करते हैं, यानी कि दूसरे ममालिक में भी भेजते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था वूल. वूल इज़ अ परहैप्स स्टिल द बेस्ट टेक्सटाइल फॉर ऑर्डनरी क्लोथिंग स्पेशली इन टेम्परेट क्लाइमेट्स. अब जहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट्स हैं वहाँ पर ये अभी तक जो है ये बहुत अहम और आम चीज़ है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी आम फैब्रिक है. वूलन क्लॉथ्स कंटेन मैनी स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एयर विच कीप द बॉडी वार्म. अब जो गर्म कपड़ा है वो इस तरह से हमारे जिस्म को गर्म रखता है कि उसके अंदर छोटी छोटी पॉकेट्स या जेब होती हैं, या आप इसको कह सकते हैं होल्स होते हैं छोटे छोटे, जिनके अंदर हवा जो है वो उसको सेफ कर लेता है, जिसकी वजह से जिस्म को गर्म रखता है. इफ़ इट इज़ क्रश्ड इट क्विकली रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. और जब इसको क्रश किया जाता है यानी मोड़ा जाता है तो ये बहुत तेज़ी से अपनी असल हालत में वापस आ जाता है. सम ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी वूल इन द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम शीप इन काज़ाकिस्तान. अब काज़ाकिस्तान के इलाके में सबसे जो है मुस्लिम कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छी जो वूल है वो वहाँ की भेड़ों से हासिल की जाती है. The wool from sheep and sometimes goats in Pakistan and Turkey, though much harder and rougher, is perfect for carpet making. अब जो पाकिस्तान और तुर्की में पाई जाती हैं भेड़ें और बकरियां, उनसे जो हम ऊन हासिल करते हैं वो
काफ़ी सख्त होती है, जो कि परफेक्ट है कारपेट मेकिंग के लिए, कालीन बनाने के लिए। द मुस्लिम वर्ल्ड सप्लाइज अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स वूल फ्रॉम ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स। अब आप इस लाइन को अंडरलाइन भी कर लें कि मुस्लिम दुनिया का 10% हिस्सा जो है, मुस्लिम दुनिया जो है वो पूरी दुनिया की ऊन का 10% हिस्सा जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब उसके बाद आ गया है आपका पेज नंबर 11, टॉपिक इज कॉटन। Today, cotton is one of the world's leading agricultural crops. It can be used for many purposes, cheap cloth for everyday use as well as expensive layering material. अब कॉटन जो है ये पूरी दुनिया में ज़राअत के शोबे में लीड करता है, यानी सबसे ऊपर इसका आता है, रैंकिंग में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है और इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, सस्ता कपड़ा बनाने में भी और महंगे से महंगा कपड़ा बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन बी मेड इनटू द थिनेस्ट एंड फाइनेस्ट ऑफ फैब्रिक। इसको बारीक और बेहतरीन कपड़ा बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इनटू हैवी कैनवस फॉर टेंट्स एंड सेल्स, और इसके अलावा बारीक जो हम कपड़ा पहनते हैं, कॉटन या लॉन पहनते हैं, उसमें तो इस्तेमाल होता ही है, बल्कि इसके अलावा कैनवस फॉर टेंट्स, बहुत मोटा कपड़ा जिसके ज़रिए से खैमे तैयार किए जाते हैं, टेंट तैयार किए जाते हैं। आपकी बुक में सामने पिक्चर्स भी बनी हुई हैं कॉटन एंड इट्स प्रोडक्ट्स, तो उसके अंदर ये टॉवल्स बने हुए हैं, फैब्रिक बना हुआ है, फिर ये टेंट बने हुए हैं। ये सब क्या है, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनके बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ कम्फर्टेबल टू वियर इन हॉट क्लाइमेट्स। ये मैंने आपको स्टार्ट में डिस्कस किया था कि ये गर्म इलाकों में पहनने में काफ़ी ईजी होता है, कंफर्टेबल होता है। इट रैपिडली एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर रिलीज फ्रॉम द बॉडी एज स्वेट, और ये हमारे जिस्म से जो नमी निकलती है पसीने की शक्ल में, उसको बहुत तेज़ी से जज़ब कर लेता है। It is easily dyed and washed, and unlike wool, it can be boiled to kill off any germs or infection it may contain. और अगर हमने ये कपड़ा पहना हुआ है या हमारे पास कोई ऐसा सूती कपड़ा या कॉटन का बना हुआ जो कपड़ा है वो पड़ा हुआ है, तो उसको उसके जर्म्स को किल करने के लिए हम उसको बॉयल भी कर सकते हैं, उसको इजीली वॉश भी कर सकते हैं, और उसका रंग तब्दील करने के लिए हम उसको डाई भी कर सकते हैं। When fibers have been removed from spinning and weaving, the seeds are crushed to make oil for cooking. और जब हम इसके कपास के पौधे से जब हम कॉटन को हासिल करते हैं, तो उसको कपड़े बनाने के साथ साथ उसके जो बीज हैं उनको क्रश किया जाता है और उसके लिए कुकिंग ऑयल, उनके ज़रिए से कुकिंग ऑयल तैयार किया जाता है। द मेन ऑफ द क्रश्ड सीड्स आर गुड फॉर फीडिंग एनिमल्स, और इनको जानवरों की खुराक तैयार करने में भी इस्तेमाल किया जाता है, या जानवरों की खुराक के लिए भी इनको इकट्ठा करके इस्तेमाल किया जाता है। Muslim countries produce 20% of the world's cotton. The leading cotton growing countries in this region are Egypt, Pakistan, Turkey, Uzbekistan and Sudan. अब पीछे हमने पढ़ा था, फर्स्ट टॉपिक हमारा था वूल। अब वूल क्या है, पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ 10% उसका प्रोडक्शन देते हैं, जबकि कॉटन जो है इसकी प्रोडक्शन 20% है। कि आप अंडरलाइन भी कर लें, ये आपको याद रखना है। Now third topic is sugar. It is the product obtained from the juice of sugar cane, यानी गन्ने के रस से इसको हासिल किया जाता है। A kind of a tall strong grass. गन्ना क्या है, ये घास के पौधे की एक किस्म है जो कि काफ़ी लंबा होता है और मजबूत होता है। The cane is crushed for the juice, which is then boiled in a huge open pans. As the water in the juice turns to steam, the sugar crystals are left behind. अब क्या है, बड़े बड़े पैन्स में शुगर केन के जूस को, गन्ने के जूस को बॉयल किया जाता है, उसमें से पानी एवेपोरेट कर जाता है, हवा में उड़ जाता है, और जो चीनी की क्रिस्टल्स, शुगर क्रिस्टल्स हैं, वो नीचे रह जाती हैं। द थिक स्वीट सिरप इज़ मेड इनटू मोलासेस फॉर कन्फेक्शनरी, केक्स एंड एनिमल फूड। अब मोलासेस क्या है, ये कहते हैं गुड़ को। अब जो गाढ़ा थिक होता है, गाढ़ा और मीठा जो शरबत सा है, सिरप कहते हैं ना शरबत को, थिक लिक्विड, अब उसको चेंज किया जाता है, वो गुड़ की शक्ल में हासिल किया जाता है, जो कि इस्तेमाल कहाँ होता है, कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी कहते हैं मिठाइयों को, केक्स में और एनिमल फूड और जानवरों की खुराक बनाने में।
द रिमेन्स ऑफ शुगर केन बगैस, बगैस क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये होता है छिलका, यानी जब जूस को क्रश कर लिया जाता है गन्ने से तो उसका जो बाकी छिलका रह जाता है जिसको गन्ने का फोक भी कहते हैं, कैन बी यूज टू हीट द फर्नेसेस, फर्नेसेस कहते हैं बड़े बड़े भट्टी को, यानी जिसमें आग जलाई जाती है। फॉर बॉइलिंग डाउन द शुगर सोल्यूशन 1 ton of bagasse gives the same heat as 2 barrels of oil, यानी अगर 2 बैरल हम ऑयल को जलाते हैं तो उतनी ही हीट जो है वो हमें बगैस जो है वो 1 टन से दे सकता है उसको जलाने से। बगैस कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर एनिमल फूड एंड फॉर मेकिंग अ काइंड ऑफ बोर्ड यूज्ड इन बिल्डिंग सीलिंग्स, आप छतों के ऊपर भी इसको एक बोर्ड की शक्ल में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और जानवरों की खुराक बनाने में भी। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस 3.5% ऑफ द वर्ल्ड्स शुगर, अब सिर्फ पाकिस्तान जो है ये 3.5% यानी 3.5% पूरी दुनिया की शक्कर या चीनी जो है उसकी प्रोडक्शन देता है। Our next topic is rubber. Rubber is mainly used to make tires, about half of which are made from natural rubber and half from synthetic rubber made for chemicals. अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि रबड़ जो है ये ज़्यादातर जो है टायर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो टायर बने होते हैं उसमें भी 2 तरह का इस रबड़ इस्तेमाल होता है। एक वो जो कि नेचुरल यानी कि सैप ऑफ ट्रीज से हासिल किया जाता है, दरख्तों के अरक से या उनकी लकड़ी को, उनके लकड़ी के अंदर जो एक लिक्विड होता है उससे हासिल किया जाता है, और दूसरा सिंथेटिक यानी कि जो कि केमिकल्स से मिलकर बनाया जाता है। रबर इज़ आल्सो वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग होस पाइप्स, बेल्ट्स, फॉर मशीनरी इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, शूज़ एंड एज एन इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। होस पाइप्स मैंने बताया था ट्यूब की शक्ल के पाइप्स बनाने में, और इंसुलेटर्स बताया था मैंने आपको पहले भी, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से बिजली करंट या नहीं गुजर सकता, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट नहीं गुजर सकता। Natural rubber, which is usually considered better to most purposes than the synthetic variety, is made from the sap of a number of trees which grow in tropical forests. अब जो कुदरती तौर पर रबड़ है उसको बहुत बेहतर समझा जाता है उसकी निस्बत जो कि केमिकल्स के ज़रिए से बनाया जाता है, जिसको कि सिंथेटिक रबड़ कहा जाता है। ये ज़्यादातर क्या है, जो नेचुरल रबड़ है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जंगलात में दरख्तों से हासिल किया जाता है। द रबर ट्रीज वॉज ओरिजिनली फाउंड ओनली इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट। अब क्या है, शुरू में ये सिर्फ रेन फॉरेस्ट जो थे अमेजन रेन फॉरेस्ट, सिर्फ वहाँ पर ये दरख्त पाए जाते थे जिनसे रबड़ हासिल किया जाता था। बट इन द 19th century some British scientists smuggled out some seeds and plants and grew them in Southeast Asia. लेकिन फिर क्या हुआ कि 19वीं सदी में कुछ अंग्रेज़ साइंसदानों ने अमेजन रेन फॉरेस्ट से इनके बीज जो हैं वो स्मगल किए, यानी वहाँ से चोरी किए और उनको जाकर साउथ ईस्ट एशिया में उगा लिया। मुस्लिम कंट्रीज़ नाउ प्रोड्यूस अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड्स रबर। अब पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक जो हैं वो 20% हिस्सा रबड़ का जो है वो ये प्रोड्यूस करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट बीइंग नेचुरल रबर फ्रॉम ट्रीज़, और ये जो जितना भी मुस्लिम वर्ल्ड रबर प्रोडक्शन देता है वो ऑलमोस्ट नेचुरल है। द मेन कंट्रीज प्रोड्यूसिंग रबर इन द रीजन आर मलेशिया एंड इंडोनेशिया एज वेल एज म्यांमार। म्यांमार क्या है, बर्मा का इलाका, श्रीलंका एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब ये वो ममालिक हैं जहाँ पर रबर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि 20% जो है वो वर्ल्ड्स रबर कम्स फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज़। इसी तरह से हमने 20% देखा था कॉटन प्रोडक्शन कितनी थी, 20%, और वूल प्रोडक्शन थी 10% मुस्लिम कंट्रीज़ की। अब शुगर जो है, शुगर सिर्फ पाकिस्तान का हमने बताया था कि 3.5% शुगर जो है वो पाकिस्तान अकेला प्रोड्यूस कर रहा है। अब आपका ये पेज नंबर 12 जो है
इसी के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है बॉक्स में। द नेटिव्स ऑफ अमेजन बेसन यूज्ड टू मेक गम बूट्स फॉर पोरिंग द थिक रबर सैप अराउंड देयर फीट एंड लेटिंग इट सेट इन द शेप ऑफ अ बूट। अब जो आबाई लोग थे अमेजन बेसन के, यानी अमेजन रेन फॉरेस्ट के इलाके में, जो वहाँ पर हमेशा से रहने वाले, जो शुरू से रहने वाले लोग थे, उन्होंने शुरू में क्या किया था, रबड़ के जूते बनाना शुरू किए थे। वो क्या करते थे कि दरख्त के सैप, यानी कि दरख्त का जो अरक है या रस है, उसको निकाल के अपने पैर के गिर्द गिरा लेते थे और फिर वेट करते थे जब वो सेट हो जाए। लेट इट सेट, यानी कि उसको सेट होना है या ड्राई होने का टाइम देते थे अपने पाँव के गिर्द फैलाने के बाद, और फिर उसको एक बूट की शक्ल दे लेते थे, यानी वो इस तरह से अपने जूते बनाते थे। So students, it was our today's lecture. We covered 4 topics in it, and the next will be discussed in the next lecture. Hope you understand all the things I taught you. ये सब ज़्यादा इनमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आपने सिर्फ की पॉइंट्स याद रखने हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कितने % हमने हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा आप अब देखेंगे कि आपका होमवर्क आपने करना क्या है। यू विल कलेक्ट द सैम्पल ऑफ मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन स्मॉल पॉलीथीन पैकेट्स एंड स्टेपल देम इन योर नोटबुक्स। आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर छोटे छोटे पैकेट्स में आपने ये जो मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने कलेक्ट करना है और फिर आप उनको नोटबुक के ऊपर स्टेपल करेंगे। एंड देन यू विल मेक एटलीस्ट 10 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज टॉपिक फ्रॉम योर रीडिंग। आपने क्वेश्चन आंसर्स या जो आपको नोट्स मिले हुए हैं उसमें से ये नहीं करने, ये आपने जो आज के रीडिंग की है, जो कि पेज नंबर आपका था 10, 11 एंड 12, हाफ ऑफ 12, इसके अंदर से आपने 10 कोई से भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं। वो आप सिर्फ बुक के ऊपर ही लिखेंगे, जहाँ पर आपको कोई की वर्ड नज़र आएगा या की इंफॉर्मेशन नज़र आएगी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर आप वो क्वेश्चंस लिखेंगे पेंसिल के साथ। ये आपने नोटबुक्स के ऊपर नहीं लिखना। नोटबुक्स में आपने सिर्फ आपने क्या करना है, एक्टिविटी करनी है, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के आपने सैंपल्स लगाने हैं। Okay girls, take care. Hope you will read the reading again and again. Thank you so much. Allah Hafiz.